हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का 11th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्क क्या होता है। तो हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, नाचना, घूमना, सोचना, लिखना, कूदना और भी बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। तो इन सारे एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है और यह एनर्जी हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? फूड से प्राप्त होता है। जैसे तुम लोग देखोगे कि कोई ऑफिस में भी वर्क करता है, कोई मजदूरी भी करता है, वहाँ भी हम लोग बोलते हैं वर्क कर रहा है। बट साइंस में अगर वर्क की बात किया जाए तो वर्क तभी पॉसिबल होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है और वह ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे वर्क हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझ रहे हैं, ये जो बॉय है वो इस ब्लॉक पे ए फोर्स अप्लाई कर रहा है, ए फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये जो ब्लॉक है वो क्या है? एट रेस्ट। तो वर्क के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ, बट ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा? वर्क ज़ीरो होगा। ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करते हैं। ये जो पर्सन है इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब एफ फोर्स जैसे ही अप्लाई किया तो ब्लॉक इनिशियली यहाँ पे था, मान लेते हैं इस पॉइंट को ए पे था। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद से कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक बी पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोर्स अप्लाई हुआ है तो ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। डिस्टेंस को कहीं कहीं आर भी हम कंसीडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे फोर्स भी लगा और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल भी किया, तो यहाँ पे कुछ वर्क होगा, यहाँ पे वर्क होगा। अब तीसरा एग्जांपल को हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन है, वो अपने हाथ में ब्लॉक लिए हुआ है, तो इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो पर्सन के कारण लग रहा है और एक ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। एफ जी, इसको बोलते हैं एफ जी और इसको बोल देते हैं एफ पी। एफ पी मतलब फोर्स ड्यू टू पर्सन। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ब्लॉक को पर्सन उठाए हुए है, अब ये कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस चलता है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। तो वर्क के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स। तो फोर्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला हम लोग को पता होगा। F इक्वल टू एम ए। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक क्या है? एक्सेलरेशन। एक क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इस फोर्स को हम लोग F इक्वल टू एम भी माइनस यू अपॉन टी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। F इक्वल टू एम भी माइनस यू अपॉन टी। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से A इक्वल टू क्या आ जाएगा? V माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे जो A का वैल्यू आया है वही A का वैल्यू इस इक्वेशन में हमने पुट किया है, तो F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला हमारा आया। नेक्स्ट हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड एट अ डिस्प्लेसमेंट s, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट along the direction of force is known as work। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है,
यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज वर्क। तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स F अप्लाई करते हैं तो इनिशियली ये ऑब्जेक्ट जो था वो पॉइंट A पे था, जैसे ही फोर्स F अप्लाई किए हम इस ब्लॉक पे तो ये जो ब्लॉक है पॉइंट A से पॉइंट B तक डिस्प्लेस हो जाता है, पॉइंट A से पॉइंट B तक डिस्प्लेस हो जाता है, मीन्स इस डिस्टेंस ट्रेवल करता है। या इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट S है, S लिख सकते हैं या D भी लिख सकते हैं, S या D। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो W इक्वल टू F इंटू S। तो वर्क के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है इस ब्लॉक को F फोर्स से अप्लाई कर रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक है वो A से B तक डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पे फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पे वर्क का कुछ वैल्यू होगा, ठीक, मीन्स ये जो पर्सन है वो वर्क कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं। ये जो पर्सन है वो अपने हाथ में कोई बॉक्स उठाए हुए हैं, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो इस पर्सन के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में F P और एक ड्यू टू ग्रेविटी F G। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब ये पर्सन क्या करता है कि इस ब्लॉक को उठा के कुछ डिस्टेंस इस ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे फोर्स तो है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ पे पूछोगे कि क्या यहाँ पे वर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स जो है वो एक तो नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, x डायरेक्शन में s। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क ज़ीरो होगा। तो वर्क के लिए दो चीज़ चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल, इस चीज़ को रट लेना है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल, जैसे W इक्वल टू F इंटू S। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मीटर का डिस्टेंस का मीटर। तो इसी को न्यूटन मीटर को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, जूल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर J से। यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बट फोर्स जो होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको आगे तुम लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे कि क्यों वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। इस दो एग्जाम्पल को हम लोग कंसीडर करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन इज 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। तो यहाँ पे
डायग्राम के साथ समझते हैं। ये सरफेस है, इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिस पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 5 न्यूटन। F इक्वल टू 5 न्यूटन। जैसे F इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट A से B तक डिस्प्लेस हो जाता है 2 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 2 मीटर। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, F इंटू एस। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो हो जाएगा 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 10 जूल। तो वर्क फाइंड करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, ए पोर्टर लिफ्ट्स अ लॉगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर above द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लॉगेज। इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 kg का, 15 kg का। इस ऑब्जेक्ट को ये ऊपर उठा के अपने सर पे रखता है, सर पे रखता है। तो देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है, एक ड्यू टू ग्रेविटी और एक पर्सन के कारण। तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जब ऊपर ले जा रहा है इस ब्लॉक को, तो नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg, जिसका वैल्यू है, वैल्यू होगा 15 इंटू जी, 15 इंटू 10 मीन्स 150 न्यूटन। तो नीचे की तरफ फोर्स जो होगा 50 न्यूटन। अब ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हम लोग फाइंड कर लिए, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, W जो होगा वो F इंटू एस। फोर्स की जगह 150 न्यूटन और S के जगह 1.5 मीटर। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल। तो यहाँ पे वर्क का वैल्यू जो आया वो कितना आया, W इक्वल टू 225 जूल। तो वर्क के लिए दो चीज़ ये है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया था, वर्क क्या होता है इस चीज़ को हम लोग ने समझा था। अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें इस लेक्चर को देखने से पहले। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स F अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो किसी एंगल थीटा पे अप्लाई करेंगे, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी एट सम एंगल ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। इस केस में क्या हम देख रहे हैं कि ये जो पर्सन इस ट्रक को पुश कर रहा है, मतलब फोर्स F अप्लाई कर रहा है, और ट्रक जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स और
डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल थीटा पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। दूसरे केस में हम देख रहे हैं ये जो पर्सन है वो ब्लॉक को F फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कुछ एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तीसरा केस हम लोग देखे होंगे, बचपन में खेले भी होंगे, जैसे ये बॉय है वो छोटे बच्चे को खींच रहा है, तो इसको हम लोग समझते हैं ये जो बॉय है वो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और हॉरिजेंटली छोटा बच्चा मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ एंगल 30 डिग्री पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इन तीनों केस में भी वर्क डन होगा। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, जैसे हम लोग ने पिछला लेक्चर में वर्क डन क्या देखा था, अगर किसी ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं F फोर्स और ये जो ब्लॉक है वो मूव करता है x डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें हम लोग क्या देखे थे, जो फोर्स अप्लाई किए थे वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के एलोंग था। तो यहाँ पे वर्क डन हम लोग ने क्या देखा था, W इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। x को हम लोग ने dv लिया था। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स F अप्लाई करेंगे और वो फोर्स किसी एंगल पे होगा, जैसे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ट्रॉली हम लोग खींचते हैं, ये मान लेते हैं हमारा ट्रॉली हो गया, ठीक। इस ट्रॉली पे हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, F फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रॉली जो है वो हॉरिजेंटली मूव करता है। किधर मूव करता है, हॉरिजेंटली मूव करता है। तो फोर्स जो यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं वो किसी एंगल थीटा पे अप्लाई किए हैं। तो इस केस में हमारा वर्क क्या होगा, वर्क के लिए दो चीज चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स F अप्लाई करेंगे कुछ एंगल थीटा पे, तो वर्क डन उस केस में हमारा क्या होगा, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला को याद कर लेना। इसको तुम लोग 11th क्लास में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे F क्या होता है, अप्लाई फोर्स, D क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करेगा हमारा वर्क डन। तो इस केस में हमारा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो होगा। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का 3 वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। ये तीनों वैल्यू का हम यूज करके वर्क डन फाइंड करेंगे। इसको डिटेल में पढ़ोगे जब तुम लोग 11th क्लास में जाओगे तो देखो यहाँ पे 3 केस जनरेट हुआ, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो पहला केस लेते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, when the applied force F and displacement S are in the same direction। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स F अप्लाई करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स F अप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई ब्लॉक हॉरिजेंटली रखा हुआ है किसी सरफेस पे, इस पे हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होगा कुछ डिस्टेंस, d डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे था पोजीशन A पे, मान लेते हैं इसका पोजीशन A,
और फोर्स अप्लाई करने के बाद से ये पोजीशन बी तक आ जाता है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? व्हेन द अप्लाइड फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो फोर्स है एफ और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजेंटली, यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स जो लग रहा है वो भी हॉरिजेंटली लग रहा है और डिस्प्लेस भी जो हो रहा है ऑब्जेक्ट वो भी हॉरिजेंटली हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? हॉरिजेंटली हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा फोर्स हो गया और उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट भी ले लेते हैं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल कितना बनता है? थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो केस होगा हमारा कौन सा होगा? जब कॉस थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ये वाला केस होगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री में वर्क क्या होगा? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव वर्क हमारा होगा इस केस में। W इक्वल टू जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो पॉजिटिव वर्क हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव वर्क क्या होता है। निगेटिव वर्क, व्हेन अप्लाइड फोर्स एक्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे सोचोगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेस होगा। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो पर्सन है वो अपने हाथ में तीर धनुष लिए हुए है। अब ये क्या करता है कि यहाँ पे धनुष के स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में खींचता है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई करता है। और यहाँ पे जो धनुष का तीर है वो किधर मूव करता है? इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो वही देखो यहाँ पे फोर्स इधर इसको खींच के पीछे की ओर छोड़ दिया है तो तीर हमारा जाके यहाँ पे क्या हुआ है? टारगेट पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे वर्क डन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम लोग को पता होगा किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों के बीच हमारा एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री। पता होगा तुम लोग को किसी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 180 डिग्री का वैल्यू cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। इस बात को याद रखना है, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है किसी एंगल थीटा पे तो वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू F D cos थीटा। cos थीटा। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? वैल्यू -1। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1। तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो क्या होगा? W इक्वल टू -F इंटू डी, -F इंटू डी। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो निगेटिव वर्क डन कब एक्ट करेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। निगेटिव वर्क को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्प्रिंग है जो नेचुरल लेंथ में है।
मतलब ना ही इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं ना ही इसको हम इलांग्स्ट कर रहे हैं। तो इस स्प्रिंग के कॉर्नर पे हम लोग ने कोई ब्लॉक लगा दिया। अब इस ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई एफ करते हैं, मीन्स एफ अप्लाई फोर्स करके खींचते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जो स्प्रिंग है वो क्या होता है, इलांग्स्ट होता है, मीन्स फैलता है। यहाँ पे जैसे ही फोर्स एफ अप्लाई किया वो स्प्रिंग कुछ इस प्रकार हो गया। अब जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो हम लोग ने तो फोर्स लगाया हुआ है इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाया हुआ है इस डायरेक्शन में। जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ेंगे वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ये किधर डिस्प्लेस होगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ भी जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क किस केस में होगा, जैसे when the applied force and displacement are perpendicular to each other। वर्क डन जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या हो, 90 डिग्री पे हो। मीन्स अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो भाई साहब हैं अपने सिर पे सामान रखे हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट पे मीन्स सामान पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। फोर्स क्या लग रहा है, mg। अब इस सामान को उठा करके ये क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, मीन्स इधर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हॉरिजॉन्टली हो रहा है d, और फोर्स लग रहा है mg। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। नीचे की तरफ लग रहा है mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच क्या है एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, W फॉर्मूला क्या होता है, F D cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो वर्क जो होगा वो हो जाएगा F इंटू D cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F D cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे इंटू 0, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 0। W क्या होगा, 0। तो कोई अगर पर्सन अपने सिर पे कोई सामान लिया हुआ है, वो किधर भी मूव कर रहा है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो चलो इस केस में बताओ क्या होगा वर्क डन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो बकेट है, जो कुआं में बकेट है, उस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, मीन्स ऊपर की तरफ खींच रहा है। और इस बकेट पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। और ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सिंपली हम लोग क्या समझे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। W इक्वल टू एफ एस। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई F करते हैं, फोर्स अप्लाई F करते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है,
तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव। और किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स F अप्लाई करते हैं, F अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे वर्क क्या होता है, 0। तो जहाँ cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, cos 0 डिग्री 1। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि मनम pushes a wooden table across the floor. A net force 150 Newton is applied on the table and the work done by this force is 60 Joule. Calculate the distance of the table move. इसको हम डायग्राम के साथ समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनम नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, कोई टेबल को पुश कर रहा है। टेबल जो है वो क्या है, वुडन टेबल है, टेबल को पुश कर रहा है। कितना फोर्स से, F इक्वल टू 150 न्यूटन, 150 न्यूटन फोर्स से वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स 150 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वर्क जो हो रहा है वो 60 जूल हो रहा है और 600 जूल हो रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, वर्क इक्वल टू सिंपली यहाँ पे जो वर्क लग रहा है किसी एंगल पे नहीं लग रहा है, एंगल पे लगता तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वर्क के जगह वर्क इक्वल टू लिखेंगे एफ डी। तो यहाँ पे तीन चीज देख रहे हैं हम लोग, एक वर्क देख रहे हैं, एक फोर्स देख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज दिया हुआ है इसमें। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। फोर्स कितना दिया हुआ है, 150 न्यूटन और डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। डिस्टेंस को वैसे ही रहने देते हैं। वर्क कितना दिया हुआ है, 600 जूल। तो यहाँ पे D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 जूल अपॉन 150 न्यूटन। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, D इक्वल टू आएगा 15 4 जा 60। तो D इक्वल टू 4 मीटर। तो वर्क डन में हम तीन ही चीज देखेंगे, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक फोर्स लगा रहा है मनम, तो ऑब्जेक्ट जो है वो D इक्वल टू कितना मीटर मूव कर रहा है, D इक्वल टू 4 मीटर मूव कर रहा है। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्क। हम लोग को वर्क को आइडेंटिफाई करना है, वर्क पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस दिया हुआ है, द आर्चर शूटिंग एन एरो। ठीक, और दूसरा दिया हुआ है, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो पहला एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, मान लेते हैं ये हमारा धनुष हो गया। ठीक, इस धनुष से आर्चर रिलीज करने के बाद से जैसे हम लोग ने देखा है कि इसमें एरो लगा के छोड़ते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस मूव किया इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो किधर अप्लाई करते हैं, एफ फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ पे वर्क जो होगा वो क्या होगा, W इक्वल टू निगेटिव वर्क होगा। W क्या होगा,
वर्क निगेटिव होगा। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इसको हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ हो गया, हम लोग को पता होगा मून जो है वो क्या है, सैटेलाइट है। तो अर्थ के अराउंड मून मूव करता है ऑर्बिट में, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है ऑर्बिट में। तो मून मूव करता है तो दो फोर्स लगता है मून पे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अलोंग द सेंटर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे जो ये फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट डी देख रहे हैं, फोर्स और डी के बीच क्या है, एंगल 90 डिग्री है। तो इस केस में वर्क क्या होगा, W इक्वल टू, जब cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो W इक्वल टू क्या होगा, 0। वर्क क्या होगा इस केस में, 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी। एनर्जी को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी या एबिलिटी होता है उसी को बोलते हैं हम एनर्जी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर जे से डिनोट करते हैं। एनर्जी को हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट पाथ है, मीन्स रास्ता है, और ये दूसरा रास्ता है। ठीक है, दोनों रास्ता इक्वल लेंथ के है। ये भी लेंथ का है। ठीक, अब इस पाथ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पाथ पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। दोनों सेम मास का है, मतलब 5 kg, ये भी 5 kg का है। ठीक है, अब दो हम बॉयज़ को कंसीडर करते हैं। एक जो है वो हेल्दी नहीं है, मीन्स इसको हम बोलते हैं पतलू है, और एक जो है वो मोटू है। मोटू थोड़ा हेल्दी है। ठीक है, अब ये क्या करता है, दोनों इस ब्लॉक को F फोर्स अप्लाई करके पुश करते हैं। F फोर्स, F पतलू और ये F मोटू। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को कौन सबसे ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस करेगा, तो जाहिर सी बात है मोटू करेगा, क्योंकि मोटू के पास पावर क्या है, ज़्यादा है। मीन्स इसके पास काम करने का जो कैपेसिटी है वो इसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। तो इसका एनर्जी मोटू का एनर्जी पतलू से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ठीक, हमारे आसपास जो एनर्जी मौजूद होते हैं वो किस किस फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो पहला हो गया वाइंड एनर्जी, दूसरा हो गया सोलर एनर्जी, तीसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लास्ट लाइट एनर्जी। ये जो एनर्जी के फॉर्म है वो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को।
ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का जो एनर्जी उसके पोजीशन और मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू मोशन और पोजीशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हम पोजीशन के साथ साथ बोल सकते हैं, पोजीशन के साथ साथ बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, मतलब शेप साइज, जैसे स्प्रिंग के केस में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन इस प्रकार करेंगे, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी उसके पोजीशन के कारण जो प्रोड्यूस होता है, किसके कारण, पोजीशन के कारण, ध्यान देना यहाँ पे, पोजीशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन फॉर पोटेंशियल, ऐसे तुम लोग याद रखना। यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, मतलब शेप साइज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर यू से। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर यू से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल देख सकते हैं। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बच्ची है अपने हाथ में एक बॉल ली हुई है, ठीक। तो कंसीडर करते हैं शुरू में जो बॉल था वो यहाँ पे था, शुरू में बॉल था यहाँ पे, मीन्स पोजीशन बॉल का कहाँ पे था, इनिशियली ए पे। अब ये इस बॉल को लेकर के कुछ हाइट इस तक लेकर के चली जाती है, हाइट इस तक। तो देखो इनिशियली बॉल कहाँ पे था, ए पोजीशन पे था, इनिशियली ए पोजीशन पे था, और फाइनली वो बॉल को कुछ हाइट एच ले जा करके बी पे ला देते हैं। तो बॉल का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, पोजीशन ए पे था, फाइनली पोजीशन बी तक लाती है, तो पोजीशन चेंज हो गया। अब इसके कारण इस बॉल में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं, जो टंकी में हम लोग पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो उसमें मोटर वर्क करता है, और मोटर का जो एनर्जी वर्क करके ऊपर ले जाता है वो कंजर्व हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए हम लोग नल को अपने घर में यूज कर सकते हैं। दूसरा केस हम लोग देखते हैं बॉ एंड एरो का केस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिंग बंधा हुआ रहता है, स्ट्रिंग, ठीक। शुरू में तो स्ट्रिंग हमारा कुछ इस प्रकार होता है ना, धनुष देखा होगा तुम लोग ने, स्ट्रिंग कुछ ऐसा होता है। अब जैसे इसमें ये तीर को लगा करके कुछ पीछे खींचा है, अब जैसे ही पीछे खींचा है तो ये स्ट्रिंग का पोजीशन, मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। शुरू में यहाँ पे था, शुरू में पोजीशन कहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ पे खींच के लाता है। अब जैसे ही छोड़ता है तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इसका पोजीशन चेंज कर देता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस एरो में प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण धनुष को हम, तीर को हम आगे भेज सकते हैं। जैसे हम लोग इस केस में भी देखते हैं, गुलेल के केस में, गुलेल के केस में भी हमारा ये क्या होता है, रबड़ होता है। रबड़ में कोई कंकड़ को बांध के हम पीछे खींचते हैं, मीन्स इसका पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज करने की वजह से इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको कौन सा बोलते हैं, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में जो एनर्जी
उसके मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है। किसके कारण प्रोड्यूस होता है? मोशन। काइनेटिक मतलब ही होता है मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक जब चलती है तो वो मोशन में आ जाती है, मीन्स वेलोसिटी में। बाइक का मास भी होता है, तो वो जब बाइक चलता है तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट भी होता है जूल। एनर्जी का कहीं भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं के। के मतलब काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, दोनों को समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को। देखो, शुरू में मान लेते हैं बॉल ग्राउंड पे था। बॉल कहाँ था? ग्राउंड पे। ठीक, अब इस बॉल को ये उठा करके अपने हाथ में लेती है। ठीक है, अब हाथ में लेने के बाद से ये बॉल को क्या करती है? कुछ हाइट तक। अब जैसे ही इसका पोजीशन ए से बी तक ले गई तो बॉल में कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ हाइट तक ले गई पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही रिलीज करेगी तो ये क्या होगा? बॉल नीचे की तरफ मूव करेगा। बॉल नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब बॉल मोशन में हो जाएगा। जैसे ही बॉल मोशन में होगा तो बॉल में कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो बॉल जब यहाँ पे है तो इसमें कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और बॉल को जब ए से बी तक ले गए तो कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन चेंज होने की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी मीन्स उसके मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जैसे बॉब को ही हम देखते हैं, मान लेते हैं ये सिंपल पेंडुलम है, इसको यहाँ पे है, शुरू इनिशियली ये यहाँ पे है, इसको यहाँ पे हम लोग खींच के छोड़ते हैं तो ये बॉल क्या इधर आता है, फिर इधर मूव करता है, फिर मतलब अपने मोशन को पीरियोडिक करता है, मतलब एक निश्चित इंटरवल में क्या करता है? रिपीट करता है अपने मोशन को। तो देखो, जब यहाँ पे था ऑब्जेक्ट तो मान लेते हैं यहाँ पे पोजीशन इसका क्या है? ए है। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो ए से बी तक ले गए तो पोजीशन चेंज हुआ। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से देखो कुछ हाइट तक ले गए हम, कुछ हाइट तक ले गए, तो इसमें कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मूव यहाँ पे करेगा तो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। किस में ट्रांसफ़र होगा? काइनेटिक एनर्जी में। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ये अपने मोशन को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। डेरिवेशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग को पता है W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस, या इसको हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ पे जो फोर्स F जो होता है वो फोर्स होता है, S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे W इक्वल टू लिख लेंगे F के जगह M A और S। तो हम लोग F के जगह फार्मूला लिखे हैं वो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? M A। इसी को हम लोग यूज करके यहाँ पे लिखे हैं W इक्वल टू M A इंटू S। यहाँ पे S को यूज़ करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या होता है? V इक्वल टू U प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी,
ए क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे एस की जगह यूज़ करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन को, वो हमारा होगा थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस के फॉर्मूला को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे w इक्वल टू हो जाएगा m a, इसके जगह का क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा w इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। तो कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये कोई स्टेट पाथ है। पॉइंट ए से कोई कार चलना शुरू करती है। इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक। अब कुछ टाइम बाद ये कार यहाँ पे मूव करते हुए आती है। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u मान लेते हैं, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v। u इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है हमारा। तो यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं तो यहाँ पे u 0 होगा। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पे जो w इक्वल टू फॉर्मूला आएगा 1/2 m v स्क्वायर। यहाँ पे जो वर्क हुआ वो किसके कारण हुआ, मोशन के कारण। तो यही जो वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 m v स्क्वायर होता है। जैसे मान लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई स्टेट पाथ है, ठीक। यहाँ पे कोई स्फीयर को हम फेंकते हैं वेलोसिटी v से, जो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब इसका मास हम मान लेते हैं 3 kg। इसको 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंके हैं, मास इसका है 2 kg। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर। मास की जगह है 3 और v स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी 6 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक मास चाहिए और एक वेलोसिटी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मीन्स इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई स्टेट पाथ है। इस स्टेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो 15 kg का है। कितने kg का है, 15 kg का है। और ये मूव कितने वेलोसिटी से कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड।
तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, तो गिवन में हमारा है m इक्वल टू 15 kg और v कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2mv²। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए, एक मास और वेलोसिटी, दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो 1/2 मास के जगह रखेंगे 5 और वेलोसिटी की जगह रखेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो 1/2 5 × 16। तो यहाँ पे ये 2 × 16 कैंसिल आउट होगा 8। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 120 जूल। तो किसी भी डिजिट के आगे जूल लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या हो गया, वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h if the mass of the car is 1500 kg। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान देने वाला है, यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है km/h। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई स्ट्रेट पाथ हो गया, ठीक है। अब इस स्ट्रेट पाथ पे यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे कोई कार है, ठीक। यहाँ पे जब कार है तो ये 30 km/h के स्पीड से मूव कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे कार आता है तो कितना स्पीड से मूव करने लगता है 60 km/h। 60 km/h। तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक कार जाएगा तो कितना वर्क होगा, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। वर्क मीन्स एनर्जी। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। मास ऑफ कार इक्वल टू 1500 kg और इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 30 km/h। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देना, अगर km/h को हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 5 5 जा 30 और 6 3 जा, तो यहाँ पे u इक्वल टू कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार हम लोग v को भी लिख लेते हैं। v इक्वल टू 60 km/h इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 6 × 10। तो यहाँ पे v इक्वल टू आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। एक हम लोग जब डिराइव किए हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो वहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग का आया था, ऑब्जेक्ट का जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी था तब काइनेटिक एनर्जी क्या था। यहाँ पे वर्क इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2
एम यू स्क्वायर एम वी स्क्वायर -1/2 एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डाटा को पुट करते हैं। 1/2 मास 1500 इंटू वी स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 1500 इंटू 25/3 का होल स्क्वायर। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 750। सिमिलरली यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 750। तो यहाँ से 750 इंटू 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 750 इंटू 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 3। इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके आगे जो वैल्यू आएगा वो W इक्वल टू हो जाएगा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 208,333.33 माइनस -5208.33। अब जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारा W इक्वल टू आएगा, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 156,250। तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, W इक्वल टू 156,250। ये हो गया हमारा जूल आंसर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया था और काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन मीन्स फार्मूला को डिराइव किया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h। तो किसी h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h तक ले जाते हैं, जैसे इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं, हाइट h तक ले जाते हैं तो इसके पोजीशन चेंज होता है, और पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। या कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज भी चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या लगा हुआ है, ग्रेविटेशनल। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ राइजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हाइट h। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट इस तक ले जाते हैं तो हम लोग वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग वर्क करते हैं, उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा घर हो गया, ये सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। ग्राउंड मीन्स धरती का सतह, ओके। इस ग्राउंड पे मान लो यहाँ पे h हाइट मतलब
कुछ हाइट तक घर बना हुआ है, हाइट तक घर बना हुआ है। अब इस घर के ऊपर एक टंकी है, इस छत के ऊपर क्या है, इसके छत पे एक टंकी है, ठीक। अभी टंकी क्या है, खाली है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं, किससे, मोटर के थ्रू वाटर को सप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोटर, जो मोटर घूमेगा तो वाटर को टंकी में ले जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग पानी को, वाटर को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए एक वर्क करते हैं। तो यहाँ पे वर्क कौन करता है, यहाँ पे जो वर्क करता है वो मोटर करता है, और ये वर्क जो करता है वो पानी को, वाटर को कुछ हाइट तक ले जाने में करता है। तो यहाँ पे जैसे ही मोटर वर्क करता है, मीन्स मोटर को हम लोग चालू करते हैं तो टंकी में क्या होता है, पानी भरने लगता है। अब कुछ हाइट तक गया पानी तो ये स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हाइट चेंज होने की वजह से क्या होता है, इस वाटर में पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाता है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नीचे नल के थ्रू क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। ये हम सबके डेली लाइफ में होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, एक और एग्जांपल को समझते हैं। जैसे इस पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक छोटी बच्ची है, वो क्या कर रही है, यहाँ से बॉल लेकर के बेचारी मेहनत करके कुछ हाइट तक ले गई इस बॉल को, ठीक है। हाइट तक ले जाने में इसको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये मान लेते हैं कुछ हाइट एच तक ले गई, कितना हाइट तक ले गई, एच हाइट तक ले गई, ठीक। तो थोड़ा पिछले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एलोंग द डिस्प्लेसमेंट या एलोंग द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है वर्क। तो वर्क के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक तो फोर्स चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं mg। तो देखो, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे ले गई, ऊपर ले गई, तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। मान लेते हैं इसका मास है m, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू mg। फोर्स कौन सा लगेगा, F इक्वल टू mg। अब हम लोग तो फोर्स फाइंड कर लिए F इक्वल टू mg, और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग ने फाइंड कर लिया। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो h हाइट तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा वो क्या होगा, तो वर्क के लिए W इक्वल टू फोर्स, फोर्स यहाँ पे है mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, h। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mgh। अब यही जो वर्क होगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से लिखते हैं, U इक्वल टू हो जाएगा mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इसको तुम लोग रट लेना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। mgh, mdh मत याद कर लेना, mgh। यहाँ पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बॉल का मास m है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और h क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कुछ हाइट तक ले जाने में HIGH हाइट है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया,
ग्राउंड सरफेस। अब यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है 5 kg। इस बॉक्स का मास क्या है, m = 5 kg। अब एक लड़का क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को कुछ हाइट तक ले जा रहा है, हाइट h तक ले जा रहा है, ठीक है। कितना हाइट ले जा रहा है इस ब्लॉक को, बताओ। h हाइट तक ले जा रहा है। h को हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर। 10 मीटर तो कितना हाइट तक ले गया, 10 मीटर। तो यहाँ पे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो एनर्जी यूज होगा वो कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी W = क्या होता है, W = mgh। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U = mgh। तो U = हो जाएगा, m कितना दिया हुआ है, 5 kg, 5 kg, और g का वैल्यू कितना होता है, 10 मीटर/सेकंड², और h कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। h कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो यहाँ पे जो U = आएगा वो 5 × 10 × 10। तो देखो 5 × 10 × 10, 10 × 10 100 × 5। तो यहाँ पे 50 × 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 500। अब एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। मतलब किसी भी डिजिट के लास्ट में जे लिखा होगा, ठीक है, जे लिखा होगा, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी को। अब या तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, या वो काइनेटिक एनर्जी होता है, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए U जो होता है वो mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, एक तो ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, दूसरा g का वैल्यू तो पता ही है, और हाइट चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, द नेट मीन्स टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मीन्स मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहा है, तो इन सारे फोर्स के कारण जो वर्क होगा, ठीक है, नेट मीन्स टोटल वर्क, वो क्या होगा, इक्वल टू होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग सिंपल समझते हैं। मान लेते हैं एक बच्चों का ग्रुप है, गैंग है, ठीक है, वो क्या कर लिए, एक बच्चे से लड़ाई कर लिए, तो वो उस बच्चे को पीटते हैं। तो उस बच्चे को पीटेंगे सारे बच्चे, तो वो अलग अलग फोर्स अप्लाई करेंगे, और अलग अलग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वर्क भी अलग अलग। तो मान लेते हैं पीट रहे हैं किसी एक स्थान पे, पीटते पीटते ले गए दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो वहाँ पे जो सारे गैंग में जो बच्चे हैं उसके कारण जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग फिजिक्स में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सरफेस हो गया, इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। इस ब्लॉक पे इधर से 2 फोर्स लग रहा है, FA, ठीक है, और एक दूसरा लड़का है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है FB। तो इस डायरेक्शन में हमारा 2 फोर्स लग रहा है, FA और FB। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 और बच्चे हैं जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, FC और FD, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक होता है वो मान लेते हैं यहाँ पे शुरू में था ब्लॉक। अब जैसे ये चारों FA, FB, FC एंड FD अप्लाई हुआ तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है, यहाँ पे मूव करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी u था,
और यहाँ पे वेलोसिटी इसका मान लेते हैं v था। ठीक, फोर्स अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और फाइनल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो ऑल फोर्सेस के कारण वर्क होगा, ऑल फोर्सेस के कारण वर्क होगा। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ नेट मीन्स एफ टोटल, एफ नेट फोर्स मीन्स टोटल, एफ नेट फोर्स मीन्स, अब यहाँ पे एक डायरेक्शन वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो इस डायरेक्शन वाले को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है, माइनस, अब ये देखो माइनस हम इसलिए लगाएं क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर को हम लोग जोड़ने के लिए एक अलग ही रूल होता है जिसको तुम लोग क्लास 11th में पढ़ोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे इसका हम लोग ले लिए पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको ले लिए निगेटिव, तो यहाँ पे जो निगेटिव फोर्स होगा वो एफ सी प्लस एफ डी हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हुआ, एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी प्लस एफ डी। तो यहाँ पे जो वर्क होगा ऑल फोर्सेस के कारण, नेट वर्क ड्यू टू टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 u² और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 v²। तो यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, टोटल फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक, और नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इट इज स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज known only transformed from one form to another form। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो हम लोग डीजल या पेट्रोल, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो डीजल और पेट्रोल को हम लोग यूज़ करते हैं, कार में डालते हैं, ठीक, तो ये जो कार चलता है तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो कार मूव कर रहा है वो केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे देखो, ये जो पेड़ दिख रहा है ना तुम लोग को, इस पेड़ पे फल लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फल है मतलब फ्रूट्स है, मान लो आम है, तो आम कुछ हाइट पे है ना, कुछ हाइट पे है। तो देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ हाइट पे है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही नीचे गिरेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे हम सब ने ही देखा होगा कि कोई रोड ऐसा होता है जहाँ पे चढ़ाव भी होता है और उतराव भी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाने के लिए हम लोग अपना एनर्जी यूज करते हैं, है ना। जैसे ही अपना एनर्जी यूज करके उसके हाइट तक जाते हैं, मतलब हाइट तक, तो यहाँ पे हम कुछ हाइट तक गए तो हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स बिना ब्रेक लगाए हुए बाइक को बंद कर देते हैं या साइकिल को छोड़ देते हैं, अपने आप मूव करता है। तो हम लोग को क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अब
हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले फॉर्मूला को लिख लेता हूँ। चलो बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U इक्वल टू mgh, ठीक है। यही फार्मूला को हम लोग यूज करके क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg। देखो यहाँ पे m दे दिया, ठीक है। एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इतना जूल, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक। g का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में हम लोग को गिवन क्या है। तो पहला मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना मास दिया हुआ है? 12 kg, है ना, 12 kg। अब यहाँ पे मास दिया हुआ है, एक चीज़ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, U का वैल्यू दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जूल लगा हुआ है, मतलब एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 480 जूल, ठीक है। पूछ रहा है हाइट, g का भी वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो फार्मूला को लिख लेते हैं। U इक्वल टू क्या होता है? mgh। तो देखो यहाँ पे 4 चीज़ दिया हुआ, 4 चीज़ में 3 चीज़ गिवन है, तो चौथा चीज़ निकालना है। सबसे सिंपल, तो U की जगह हम लोग लिख लेते हैं इतना वैल्यू 480। एनर्जी कितना दिया हुआ है? 480, ठीक। मास की जगह लिख लेते हैं 12, मास की जगह 12। और G का वैल्यू होता है 10, हाइट को h ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को पूछ रहा है हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग पढ़े होगे जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में हो दूसरे साइड आता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, तो h। तो यहाँ पे 480 अपॉन 12 इंटू 10 इक्वल टू h हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे खचा कट जाएगा, है ना। 12 4 ज़ा 48, तो h इक्वल टू कितना आ गया? 4 मीटर। तो हाइट कितना आया हम लोग का? 4 मीटर हाइट। तो इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक। इस ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट था 12 kg का। कितना kg का? 12 kg का। इसको उठा के ले गए, कितना हाइट हम लोग को नहीं पता है, इसको उठा के ले गए कुछ हाइट तक। अब यहाँ तक लाए तो जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लगा वो कितना हो गया? पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 480 जूल। तो कितना हाइट तक ये जाएगा इस एनर्जी में? तो H इक्वल टू हम लोग ने फाइंड कर लिया वैल्यू को पुट करके। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द एनर्जी ऑफ possessed by the object of mass 10 kg when it is at height 6 meter above the ground given 9.8। यहाँ पे देखो ज़रूरी नहीं है g का वैल्यू 10, अप्रॉक्सीमेट 10 होता है। मीन्स तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना वहाँ पे तुम लोग 10 ही वैल्यू लेना, या 9.8 क्वेश्चन में दिया रहे तो 9.8 यूज करना, ठीक। क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है तो कैंसिल आउट होगा कुछ वैल्यू से। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या सॉल्यूशन इसको करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू क्या है? m इक्वल टू 10 kg है, हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 6 मीटर, और g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8, लगभग 10। हम 10 ही लेंगे, ठीक है, हम लोग को मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। तो u इक्वल टू क्या होता है? mgh। चलो यहाँ पे m का भी वैल्यू दिया हुआ है, h का भी वैल्यू दिया हुआ है और g का भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक।
तो इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट करना कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। ये मैं तुम लोग के लिए छोड़ देता हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।